हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक बल गतिकी और रासायनिक साम्यावस्था के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, केमिस्ट्री ये एक बहुत अच्छी एक यूनिट होती है जिसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं ना। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी जो है केमिस्ट्री की वो इस वीडियो में मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। समझते हैं सबसे पहले कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक, रासायनिक साम्यावस्था। देखिए, बल गति की जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो किससे लिया गया है, काइनेज से लिया गया है। काइनेज का क्या मतलब होता है, गति, है ना। बल गति की शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, गति। अगर हम रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा के तौर पर समझें तो रसायन विज्ञान की वह एक ऐसी शाखा होती है जो अभिक्रिया की दर और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन से संबंधित होती है। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं। हम समझेंगे कि अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है और उसकी क्रियाविधि, जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं और उनकी क्रियाविधि, है ना। जैसे कि कोई साइकिल चल रही है तो उसको हम फास्ट बोलेंगे, ये फास्टर है, ये फास्टेस्ट है। तो ये क्या हो रहे हैं, इनकी अभिक्रिया की जो दर है कि ये धीमा है, ये तेज है, ये उससे ज्यादा तेज है, तो इसको बोलेंगे हम अभिक्रिया की दर। देखिए, जितनी भी रिएक्शन होती है रासायनिक बल गतिकी में, वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। बोले कोई धीमी होती है, कोई स्लो होती है ना। जिसको कोई फास्ट होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं कि अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर के। तो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, है ना। ये इसमें हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, उसको समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। कोई भी इकाई समय में अगर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। और अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि कोई एक निश्चित समय होगा, इकाई समय में कोई अभिकारक या उत्पाद। देखिए, रिएक्शन कब होती है, जब अभिकारक जो है वो उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं या उत्पाद अभिकारक में बदल रहे हैं। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन होता है, कंसंट्रेशन में अगर कोई चेंजेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। जैसे उदाहरण हम एक ले कि जैसे कोई दो अभिकारक ही आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाए, तो हो सकता है उसमें अणु परमाणु की संख्या कम हो या ज्यादा हो, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो अभिकारक या उत्पाद की अगर सांद्रता में परिवर्तन होता है ना, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। कोई भी अगर इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। किसी अभिकारक की सांद्रता में ह्रास होगा या कमी होगी, अथवा किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के द्वारा व्यक्त है। या तो अभिकारक में कमी होगी या फिर उत्पाद में वृद्धि होगी, बोले, है ना। जब भी क्या होगी, सांद्रता परिवर्तन होगा, तो अभिकारक की सांद्रता में या तो कमी हो सकती है या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो सकती है। अभिकारक की सांद्रता के आधार पर जो अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम दर नियम के द्वारा समझते हैं। इसे दर समीकरण या दर व्यंजक, जो अभिकारक की सांद्रता के आधार पर अभिकारक का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर समीकरण या दर समीकरण कहते हैं ना। चलिए अब आगे समझते हैं। अभिक्रिया की दर की जो इकाइयां होती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है। यदि सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में है और समय सेकंड में है, तो अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर -1 सेकंड इनवर्स होती है, बोले, है ना। हालांकि गैसीय अवस्थाओं में जब गैसें सांद्रता और उनके आंशिक दाब के रूप में व्यक्त की जाती है, तो दर समीकरण की इकाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM सेकंड इनवर्स होती है। तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया की दर की इकाई होती है मोल। अभिक्रिया की दर की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यही आपको क्या करना है, याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाले कुछ चरण होते हैं जिसको हम दर निर्धारक चरण बोलते हैं, रेट डिटरमाइंड स्टेप बोलते हैं। यदि कोई अभिक्रिया बहुत सारे चरणों में पूर्ण हो रही है, अलग अलग स्टेप में कंप्लीट हो रही है, या फिर कोई छोटे स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो इसमें जो अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण होता है वह होता है जिसमें सबसे स्लो रिएक्शन हो रही है। देखिए, मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया है, जैसे स्टेप फर्स्ट में कोई एक पद में हो जा रही है, कोई 2 पदों में हो जा रही है ना। स्टेप 2 है, कोई स्टेप 3 है
है ना, हमारे पास ऐसी अलग अलग स्टेप में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो इसमें से जो बहुत ही स्लो होगा, है ना, मान लो कि ये फास्ट है ना, इसको हम फास्ट लिख देते हैं, ये फास्ट है, ये क्या है हमारे पास कोई स्लो रिएक्शन है, ये भी फास्ट है ना। तो अलग अलग रिएक्शन जो है अलग अलग तरीके से हो रही है, कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है, कोई स्लो हो रही है। तो जो अभिक्रिया का दर जो निर्धारक चरण होगा वो कौन करेगा, कि जो सबसे स्लो होगा, जो धीमा चरण होगा वही अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेगा। जो सबसे धीमा चरण होगा, जैसे हम इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि ए प्लस बी से बना क्या, सी बना। अब ये सी प्लस डी से हमारे पास बना क्या, डी बन गया, है ना, या डी या ई बना देते हैं हम। फिर ई प्लस एफ से हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बन गया, मान लो कि जी बन गया, है ना। तो इसमें मान लो ये रिएक्शन फास्ट हो गई, ये थोड़ी स्लो हो गई, है ना, ये स्लो हो गई, है ना, ये भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो जो स्लो वाला जो चरण होगा, धीमा चरण जो होगा, यही अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेगा, है ना। तो अभिक्रिया की दर का निर्धारण कौन करता है, जो चरण क्या होता है, सबसे स्लो होता है। बोले अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें सबसे पहला आता है सांद्रता, कंसंट्रेशन, है ना। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, सांद्रता की दर पर निर्भरता होती है। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि के साथ में बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता में कमी होने के साथ में कम होती है। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर अभिकारक की सांद्रता अधिक है ना, अगर मान लो उदाहरण हम जैसे बोले कि बहुत सारे अणु अगर आपस में टकराते तो अभिक्रिया क्या होगी, तेजी से होगी। अभिकारक की सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी, तेज होगी, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी। लेकिन अभिक्रिया की सांद्रता में कमी है कि एक अणु दो अणु अगर आपस में टकरा रहे हैं, उदाहरण हम बोल रहे हैं, ये सिंपल तरीके का उदाहरण, एक से दो अणु अगर तो अभिक्रिया होगी क्या, बहुत ही धीमी होगी। तो अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि अगर होती है तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी तो अभिक्रिया की दर में भी क्या होगी, कमी होगी, है ना। अभिकारक की सांद्रता कम होने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, घट जाती है। तो उसके बाद होता है एक और निर्धारक पद होता है जिसको हम दर स्थिरांक बोलते हैं। इसे विशिष्ट अभिक्रिया का दर स्थिरांक भी कहते हैं। जब अभिकारक की सांद्रता एक हो जाती है तो अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक के बराबर हो जाती है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, है ना, जैसे कि M1 ए है हमारे पास, NB और उत्पाद बन रहा है, यहाँ M और N अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं। अभिक्रिया की दर को क्या बोलते हैं हम, विशिष्ट अभिक्रिया दर। हाँ, अभिक्रिया की दर स्थिरांक को क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक को बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया दर स्थिरांक। जब सभी अभिकारक की सांद्रता एक जैसी, जितने भी अभिकारक हैं उनकी सांद्रता जब एक जैसी हो जाती है तो अभिक्रिया की जो दर होती है दर स्थिरांक के बराबर हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि एक और कारण होता है। जब दर नियम व्यंजक में क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता घातांकों के उस रासायनिक अभिक्रिया घातांकों का जो योग होता है, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो अलग अलग घातों के रूप में हो रही है, उनके घातों का जो योग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर उदाहरण देखें, जैसे अभिक्रिया की कोटि जो होती है हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, शून्य हो सकती है या आंशिक हो सकती है। जैसे अभिक्रिया की कोटि का मान 0 1 2 3 4 अथवा आंशिक भी हो सकता है, याद रखना है आप। जितने भी अभिक्रिया हो रही है, मान लो हमारे पास ए कोई अभिकारक है, इसकी घात 2 है, हमारे पास बी है, इसकी घात 2 है, हम बोल रहे हैं कि अभिक्रिया की दर नियंत्रण अभिकारक की जितनी भी सांद्रता की घातांकों का योग होगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, मान लो हमारे पास ए बी बना, उसके घातों का योग कितना हो जाएगा, 4 होगा, है ना। तो अभिक्रिया की कोटि इन घातों के योग से निकाली जाती है, ठीक है। तो अभिकारक के घातांकों का योग उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। एक और टॉपिक समझते हैं हम, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों के परमाणु अणुओं आयनों या अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, आणविकता कहा जाता है। जितने भी अणु परमाणु या आयन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभिकारकों के परमाणु आयनों या अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसका मान जो होता है 1 से 3 तक सीमित होता है, हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। अभिक्रिया की आणविकता का मान कैसा होता है, हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी कैसे निकले, शून्य, है ना। तो शून्य नहीं होता है अभिक्रिया की आणविकता का मान। अब जैसे हम समझते हैं अभिक्रिया की दर, समाकलित दर समीकरण में एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या मतलब है कि दर अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है।
अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की जब शून्य घात के समानुपाती होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसी का अगर बोल दिया जाए तो अभिक्रिया की दर अगर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात की अगर समानुपाती हो जाए, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या बोलती है कि अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती अगर होती है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य घात के समानुपाती होती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जब अभिक्रिया आधी हो जाती है, अभिक्रिया का अर्धायु काल को बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, जब अभिक्रिया आधी हो जाती है तो उसमें जितना समय जब अभिक्रिया को आधा होने में लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं, है ना। अर्धायु क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, जब अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो जाएगी। मान लो A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं, तो जब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो हमें क्या इससे क्या पता चलता है कि जो आधे अभिकारक के अणु है उसमें आधा उत्पाद कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसे इसमें जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, हम अर्धायु बोलते हैं। इसे टी हाफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, टी 1/2 के द्वारा प्रदर्शित कर। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ होता है अर्धायु काल होता है 1/2, टी हाफ 1/2, R0 होता है प्रथम कोटि के लिए। अलग अलग प्रकार से हो सकता है ना। इसी प्रकार से होती है छद्म कोटि की प्रक्रिया, वह अभिक्रिया जो स्वाभाविक रूप से प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है लेकिन एक या दूसरे अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाकर प्रथम कोटि की अभिक्रिया बनाती है। ये ऐसी अभिक्रिया सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है लेकिन ये अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा घटा कर क्या प्रथम कोटि की जैसे दिखाई देने लगती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम छद्म कोटि की अभिक्रिया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं नहीं होती है लेकिन प्रथम कोटि की जैसे दिखाई देती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसके आगे के जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।